है गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो मेनली आरआरबी, जेई, एसएससी, जेई एंड अदर जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, जिसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे और प्लस उसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला वगैरह है और थ्योरी वगैरह और कॉन्सेप्ट वगैरह है तो वो हम लोग लेकर आएंगे जो कि सिर्फ यूजफुल हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हम लोग के लिए ठीक नहीं होता कि मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट के लेकर आप 1-2 घंटे टाइम वेस्ट करो। तो हम लोग कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा यूजफुल वो हम लोग डालेंगे। तो चलिए फिर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज तो हम लोग के लिए एक मतलब कि उस तरह का सीरीज से ये पहला इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लिया गया और थोड़ा ऐसी फंडामेंटल से क्वेश्चन लिया गया, तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे अच्छे तरह से। ठीक है, तो अभी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या, द पीरियड ऑफ वेव इज। ठीक है, तो पीरियड ऑफ वेव क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, तो किसी भी वेव का एक पीरियड क्या कहलाता है, मान लीजिए एक साइनोसॉइडल वेव है। ठीक है, तो उसका एक पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में, ये मेरा एक साइकिल हो गया, उसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, मान लीजिए यहाँ टाइम टी लगा, तो ये मेरा जो होगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो चलिए उससे पहले हम लोग एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो मेरा आगे क्वेश्चन में सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे टी मेरा क्या टाइम पीरियड है, जो कि फ्रीक्वेंसी का अपोजिट टी इक्वल टू 1/f, इसे आप लोग कर सकते हैं, इसे आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये। सेकंड में आते हैं क्या, ई आर एम एस इक्वल टू ई मैक्स बाई 1/√2, मतलब ई आर एम एस इक्वल टू ई मैक्स बाई √2 बोल सकते हैं, या फिर ई मैक्स इंटू 1/√2, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इसका जो फाइनल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको आप लोग लिखना 0.707 इंटू ई मैक्स, ये आपको याद रखना बिल्कुल। ई आर एम एस, ये यहाँ पे ई आर एम एस ही नहीं होगा, ई की जगह भी या फिर आई आर एम एस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आर एम एस इक्वल टू 0.707 इंटू ई मैक्स, ये आपको आगे यूजफुल होगा। ठीक है, थर्ड में तरफ आते हैं, थर्ड में क्या, ई एवरेज, तो ई एवरेज इक्वल टू होता है 0.636 इंटू ई मैक्स। ठीक है, दोनों में ई मैक्स से मल्टीप्लाई करना है, आर एम एस निकालने के लिए 0.707 से कर देना और ई एवरेज निकालने के लिए 0.636 से कर देना, बस आपको ये याद रखना। अब फोर्थ में आते हैं हम लोग क्या, फॉर्म फैक्टर की तरफ। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आर एम एस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये मेरा फैक्टर होता है आर एम एस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। तो हम लोग को पता है अभी आर एम एस जस्ट निकाले, क्या निकाले हैं, आर एम एस हम लोग निकाल चुके हैं 0.707 ई मैक्स, और ई एवरेज निकाल चुके हैं 0.636 इंटू ई मैक्स। तो ई मैक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा टोटल जो है क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी, ये मेरा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, जिसका फैक्टर क्या होगा 1.11। ठीक है, तो आपको बस इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आपको ये वैल्यू निकालना है, वैल्यू याद रखना कि मतलब क्या होता है फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आर एम एस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, जो आपको बहुत तरह क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डाटा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, या फिर आरएमएस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, उस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, पीक वैल्यू की तरफ, पीक क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी अगर पीक वोल्टेज पूछ लिया या पीक करंट पूछा तो वो उस चीज़ का सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट होता है या मैक्सिमम डाटा होता है वो मेरा पीक होता है। जैसे कि कोई भी अगर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका पीक करंट क्या, तो ये जो मेरा जो टॉप में होगा ना, तो वो मेरा पीक करंट रहेगा या पीक वोल्टेज रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए, लेकिन होता है क्या है, पीक वैल्यू इक्वल टू होता है मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिवाइड बाई आर एम एस वैल्यू। ओके, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, पीक वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आपको पता होना चाहिए, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें एक पूछा जाएगा कि वह कौन सा वेव है, ठीक है, कौन सा वेव है जिसमें कि मेरा क्या बोल सकते हैं कि मेरा फॉर्म फैक्टर हमेशा 1 हो। ठीक है, तो वो मेरा क्या होता है, रेक्टेंगुलर वेव होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव में होता है क्या कि जो आर एम एस वैल्यू है वो भी मेरा आई मैक्स रहता है, और जो मेरा एवरेज वैल्यू वो भी मेरा आई मैक्स होता है। ठीक है, तो वो मेरा क्या होता है कि जो इस तरह का जितना भी आएगा, जो फॉर्मूला पे पुट होगा आर एम एस और एवरेज, तो वो मेरा उसका जितना भी हो वो 1 होगा। ठीक है, तो ये किस में होता है, फॉर्म फैक्टर में। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आर एम एस डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, तो आई मैक्स डिवाइड बाई आई मैक्स करें तो मेरा 1 होगा। तो ये आपको याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है अधिकतर। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ से आते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, क्या बोला गया, द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, तो ये आपको हम जस्ट बता चुके हैं, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरा आर एम एस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी सारे आ चुके हैं किसी न किसी, ये मेनली जो आरआरबी जेई का जो प्रीवियस ईयर का उसमें से लिया गया है, और कुछ एसएससी से है, और कुछ जो है आईडीएमआरसी जितने भी एग्जाम होते हैं उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी, आर एम एस वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। ओके, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ इसमें बोला कि द टाइम पीरियड ऑफ ए साइन वेव इज 1/50 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है द
द टाइम पीरियड ऑफ ए साइन वेव इज 1/50 सेकेंड। पूछा गया था फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग को जस्ट फर्स्ट में क्या बताया था, एफ इजिकल टू 1/t या फिर टी इजिकल टू 1/f, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/t। तो t 1/50 दिया तो 1/1/50 मेरा 50 हर्ट्ज, राइट आंसर इज टी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पूछा गया द पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 200 वोल्ट। देखिए एक क्वेश्चन आ गया इससे, जो अभी हम लोग फॉर्मूला बताए, द पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 200 वोल्ट। ठीक है, इट्स एवरेज वैल्यू इज, ठीक है, तो हमको जस्ट थोड़ा देर पहले पता था कि मतलब कि पीक वैल्यू अगर हम एवरेज निकालना है, ई एवरेज, ठीक है, तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.636 इंटू भी मैक्स से। ठीक है, तो 0.636 इंटू आप 200 कीजिएगा तो आपको राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा ए 127.4। ठीक है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से बता दें, किसी भी चीज़ का एवरेज है, आई एवरेज हो या भी एवरेज हो, 0.636 इंटू भी मैक्स, वही अगर आर एम एस पूछा जाए तो 0.707 इंटू भी मैक्स या आई मैक्स, जो भी। ठीक है, हाँ, यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछ दिया गया, यहाँ पूछा गया द आर एम एस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100 एम्पियर, इट्स पीक वैल्यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन, आप डायरेक्ट 0.707 इंटू ये नहीं कर सकते, यहाँ पे दे दिया गया आर एम एस वैल्यू दे दिया गया, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ आर एम एस वैल्यू तो हमको सिंपल पता है, भी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, या आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, 0.707 इंटू आई मैक्स। तो यहाँ पे जो दिया गया क्वांटिटी वो दिया गया क्या, आर एम एस का वैल्यू पहले से दे दिया गया, तो यहाँ पे आई मैक्स निकाल लिया जाएगा। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हमको पता है 0.707 इंटू आई मैक्स, तो आई आर एम एस यहाँ 100, यहाँ 0.707 इज इक्वल टू आई मैक्स निकालना है, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.707, तो इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, वो है मेरा बी 141.4। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट में मूव करते हैं। यहाँ बोला गया द पावर कंज्यूम इन सर्किट, ओके, द पावर कंज्यूम इन ए सर्किट एलिमेंट विल बी लिस्ट। ठीक है, बोला गया किसी भी सर्किट एलिमेंट में मिनिमम पावर मेरा कब कंज्यूम होगा, जब मेरा फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन में कहना है कि कौन से फेज डिफरेंस पे मेरा सर्किट एलिमेंट में मेरा लीस्ट पावर कंज्यूम्ड होगा, मतलब मिनिमम होगा। तो फेज डिफरेंस बोला क्या, लेकिन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो फेज करंट एंड वोल्टेज, तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज एंड करंट, कोई भी करंट कैसे भी ले ले, ये आई है ये मेरा बी है, इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई, मतलब कुछ भी आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो ये दोनों के बीच का एंगल होता है वो मेरा दिखाता है पावर फैक्टर कॉस फाई। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, अगर पता नहीं हो तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो मेरा पावर फैक्टर होता है वो मेरा एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, या करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। तो P इज इक्वल टू आपको पता है भी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, अब बोला गया कि पावर जो है मेरा मिनिमम कंज्यूम हो, तो कंज्यूम हो तो इसका मतलब कि इस, और ये मेरा बोल रहा है कि करंट एंड वोल्टेज, तो इस चीज़ को जितना हम लोग मिनिमम कर सके वो बेनिफिट है। तो मिनिमम कब होगा, कॉस फाई का एंगल कितना होना चाहिए तो मेरा मिनिमम हो जाएगा। तो कॉस अगर 90 कर दिया जाए तो मेरा जीरो हो जाए, तो P इक्वल टू मेरा जीरो, मतलब कि वो मेरा आइडियली जीरो कंज्यूम करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली की बात नहीं हो रहा है, आइडियली का बात हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जीरो कंज्यूम करा, तो फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो राइट आंसर इज मेरा यहाँ पे बी 90 डिग्री। ओके, तो जो कि होता ही है, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी इंडक्टिव सर्किट लेते हैं या फिर कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं प्योर, तो उसमें पावर कंज्यूम क्या होता है, वो मेरा जीरो होता। लॉसेस कहाँ होते हैं, पावर कंज्यूम कहाँ होती है, वो होती है सिर्फ रजिस्टिव में। ठीक है, और लेकिन आपको प्रैक्टिकली पता है कि कोई भी ऐसा आइडियल चीज़ नहीं है इंडक्टर या कैपेसिटर जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो उसमें पावर लॉस होता है। ठीक है, तो ये आपको फिजिकल आपको एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे द आर एम एस वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज द सेम इन द केस ऑफ। देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ देगा, हम लोग आपको कॉन्सेप्ट ये बता चुके थे कि जहाँ फॉर्म फैक्टर भी 1 होता है और प्लस आर एम एस वैल्यू एंड मीन वैल्यू का मतलब यहाँ एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आर एम एस वैल्यू एंड मीन वैल्यू कहाँ पे सेम होता है, वो मेरा राइट आंसर है सी स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव, ये दोनों में मेरा मतलब एक ही है। तो उसमें मेरा क्या होता है, आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू मीन वैल्यू। अब पूछा जब वैल्यू क्या होता है, तो आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जो मैक्स होता है उसका वही रहेगा, और एवरेज वैल्यू जो उसका मैक्स होता है वही रहेगा। तो अगर करंट की बात किया जाए तो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मैक्स, ये फॉर्म फैक्टर के लिए, ऐसे तो दोनों इक्वल है ही। ठीक है,
आई होप समझ में आ रहा होगा। दिक्कत हो कहीं भी कमेंट करके पूछो, और मेरा जो आप चाहे तो फेसबुक पेज पे लाइक करके सारा क्वेश्चन डॉट क्वेरी कर सकते हो, और जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी आके आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे और भी जितना हो सके हम लोग इंटरेक्ट रहने का कोशिश करेंगे एक दूसरे से, ताकि क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व हो सके एक दूसरे की। और बात होता है कि अभी यार 2019 जो है वो अभी समझ लो कि जो वैकेंसी है वो मैक्सिमम इसी में अभी तक आज जैसा कि देखा जा रहा है डाटा से, तो इसमें है कि इसमें ज़्यादातर वैकेंसी आई है। तो अगर लेना है तो इस साल ले लो यार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है गवर्नमेंट की बात करें तो। ठीक है, और प्राइवेट में भी तो ऐसे भी तो नहीं मिल रहा है यार, जो भी है तो जो है कि ये बेस्ट है 2019 में। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा एफर्ट लगा लो, तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग ये चाह रहे कि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्टेड होकर रहें, क्वेश्चन जितना आएगा, जितना आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, जितना क्लियर कर सको यार। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे आपके पास मीडियम, हम ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे, लेकिन आप जहाँ चाहे, लेकिन अगर क्वेश्चन सोल्व कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं। यहाँ बोला गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर व्हेन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बता दें। आई होप पता होगा, लेकिन फिर बता देते हो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या, एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2π FC। ठीक है, बस ये होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर व्हेन, मतलब एक्स को मेरा को मोर रखना, मतलब ज़्यादा रखना। तो ये तो पता है कि मेरा फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है, वो भी इन्वर्सली, मतलब कि मोर कब होगा, जब मेरा फ्रीक्वेंसी भी कम होगा और कैपेसिटर भी कम होगा, कैपेसिटेंस भी कम होगा। तो इस तरह का ऑप्शन देख लेते हैं। कैपेसिटेंस इज लेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज लेस, ये फर्स्ट ऑप्शन ही मैच करिए, तो राइट आंसर इज ये, मतलब कि 1/2π FC। अगर ये दोनों लेस होगा तो जाके मेरा XC मेरा हाई होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली है, मतलब कि वो डिनोमिनेटर में है। तो ये मेरा XC जो होगा मोर होगा, XC वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ही बात किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट में देखते हैं। पूछा क्या, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। ठीक है, यहाँ बोला गया पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन थोड़ा 3-4 क्वेश्चन पहले हम लोग इसी का रिलेटेड एक क्वेश्चन किए थे, आई होप याद होगा या नहीं होगा, लेकिन देख लीजिए हम बता रहे हैं इसको फिर से। तो बोला कि पावर फैक्टर किस में 0, तो पावर फैक्टर हमको पता बता चुके थे, cos फाई। cos फाई क्या होता है, वोल्टेज एंड करेंट का मतलब जो है बीच का एंगल होता है फाई। ठीक है, तो यहाँ 0 की बात किया जाए, मतलब cos फाई 0 कब होगा, तो cos फाई मेरा 90 डिग्री पे 0 होगा। ठीक है, तो 90 0 मतलब कि वोल्टेज और करंट जो है वो मेरा 90 डिग्री के फेज में होना चाहिए। तो ये किस केस में होता है, 2 केस में होता है, एक इंडक्टेंस के केस में होता है और एक मेरा कैपेसिटेंस के केस में होता है। तो मेरा बोथ B एंड C, राइट आंसर इज D। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि मतलब कि मेरा जो होगा पावर फैक्टर 0 कब होगा, वो मेरा बोथ B एंड C, मतलब कैपेसिटेंस एज वेल एज इंडक्टेंस। और यही दोनों था जिसमें कि मेरा पावर भी 0 हो रहा था, पावर भी मिनिमम हो रहा था, क्योंकि cos फाई अगर 0 हो जाए तो P = VI × 0 करेंगे तो पावर भी मेरा 0 रहेगा। ओके, बात है नेक्स्ट में। अगर इसी में अगर एक हम क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो मतलब कि अगर पूछा जाए पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी, अगर यूनिटी का बात कर दिया जाए तो cos फाई मतलब कि जो मेरा एंगल होगा वो मेरा क्या, जो V और I है वो मेरा सेम फेज में होना चाहिए, मतलब कि cos फाई 1 कब होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो मेरा 0 पे 1 होता है, मतलब कि वोल्टेज और करंट मेरा दोनों सेम फेज में होना चाहिए। वो कब होता है, वो मेरा रेजिस्टेंस के केस में होता है। तो राइट आंसर इज A, रेजिस्टेंस के केस में हमेशा पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो। ओके, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अच्छा लगेगा, देख लो। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी ए सीरीज RC सर्किट बिहेव एज ऑलमोस्ट प्योरली, मतलब यहाँ पूछा गया कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे, अगर फ्रीक्वेंसी मेरा बहुत लो है तो एक सीरीज मेरा RC सर्किट है, एक सीरीज R है और एक मेरा कैपेसिटर्स लगा हुआ। ठीक है, तो ये सर्किट जो है मेरा प्योरली किस तरह बिहेव करेगा। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। तो देखिए, हम अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, जो मेरा XC था वो मेरा क्या था, 2π FC। ठीक है, मैंने XC जो था 1/2π FC, मतलब फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर। तो मान लीजिए R और ये मेरा सर्किट थे R और ये मेरा C है, तो R का वैल्यू कुछ भी रहे या C का वैल्यू कुछ भी रहे, वो मेरा एक सर्किट के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो उससे हमको मतलब नहीं। लेकिन यहाँ बोल दिया कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हाँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मतलब कि ये जो मेरा रजिस्टर रहेगा और एक मेरा कैपेसिटर रहेगा, तो XC का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। ठीक है,
तो एक्सी का वैल्यू हाई क्यों रहा है, क्योंकि मेरा जो कि फ्रिक्वेंसी है वो मेरा बहुत ही यहाँ पे बोल दिया गया वेरी लो, ठीक है। तो एक्सी मेरा हाई, तो जो और प्लस रजिस्टर का वैल्यू जो भी, तो मेरा एक्सी जो है यहाँ पे डोमिनेट करेगा, तो वो मेरा सर्किट जो है ऑटोमेटिकली वो मेरा क्या कैपेसिटिव की तरह बिहेव करने रहेगा। राइट आंसर इज सी, ठीक है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज ऑलवेज, यहाँ पूछेगा पावर फैक्टर इज डीसी सर्किट इज ऑलवेज, इसका राइट आंसर होगा मेरा बी यूनिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर का क्या होता है कॉस फाई, मतलब कि वोल्टेज एंड करंट का फेज एंगल, ठीक है। तो डीसी सर्किट में पता है कि कोई भी फेज चेंज नहीं होता है, जीरो फेज पे रहता है, मतलब कि वोल्टेज एंड करंट जो है वो हमेशा इन फेज होता है। राइट आंसर इज बी। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ बोला गया है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ अपेरेंट पावर एंड कोसाइन, मतलब कि कोई भी अपेरेंट पावर और कोसाइन का जो एंगल है, जो फेज एंगल है बिटवीन सर्किट वोल्टेज एंड करंट, तो वो क्या होता है, मतलब अपेरेंट पावर इंटू कॉस फाई, या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक पावर ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, जिससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, डायरेक्ट आंसर होगा इसका ट्रू पावर, या आप जानते हो, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सप्लेन। हाँ, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मेरा क्या है, ये मेरा पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें मेरा ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। तो देखिए सबसे पहले बता दें, जो ट्रू पावर होता है, मतलब कि ये मेरा, ये आप इधर से ही बना सकते हैं, इस तरह से, मेनली इसी तरह से रहता है बना हुआ, ठीक है। इसमें इस तरह का होता है ये, ठीक है। ये तो चलिए हम लोग जो बना हुआ पहले उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा फाई एंगल है, जैसे कि ओके, ये मेरा ट्रू पावर हो गया किलोवाट। देखिए यहाँ पे आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता, तो हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ किलोवाट दिया है वो मेरा ट्रू पावर। ट्रू पावर क्या होता है, वो जो मेरा एलिमेंट में यूज़ होता है, यूजफुल पावर को ही ट्रू पावर बोला जाता है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर ये मेरा क्या होता है, VAR में होता है। VAR ये मेरा इंडक्टर वगैरह, या जो भी इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें ये मेरा रिएक्टिव पावर का यूज़ होता है। ये मतलब यूज़, आप बोल सकते हैं इनडायरेक्ट कि ये मेरा यूजलेस है, लेकिन यूजलेस ऐसे नहीं होता ये कोई भी चीज़, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह होता है कि मेरा आपको पावर को ले जाने में हेल्प करता है रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये अपेरेंट पावर हो गया, जो मेरा ट्रू पावर प्लस रिएक्टिव पावर का वेक्टर सम को हम लोग अपेरेंट पावर बोलते हैं, VI, ठीक है। तो ये मेरा VI कॉस फाई हो गया, और ये मेरा VI साइन फाई, क्योंकि अगर एक एंगल है तो वह मेरा दो पार्ट में ब्रेक करेगा, ठीक। तो ये मेरा दो फैक्टर में टूटा, एक मेरा कॉस फाई में, एक मेरा साइन फाई में। कॉस फाई जो मेरा यूजफुल होता है, साइन फाई जो मेरा रिएक्टिव पावर होता है, ठीक है। तो इसका अपेरेंट पावर क्या हो जाएगा, रूट अंडर VI साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस V स्क्वायर I स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो टोटल सम मेरा क्या हो जाएगा VI, ठीक है। ये मेरा अपेरेंट, तो क्वेश्चन पूछा है कि अपेरेंट पावर मतलब VI को मल्टीप्लाई किया जाए कॉस से, तो क्या होगा, तो मेरा VI कॉस फाई होगा, तो वो मेरा क्या होगा ट्रू पावर। राइट आंसर इज ट्रू पावर। तो एक तरह से और इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिट की बात करें, ट्रू पावर में क्या होगा, किलोवाट होता है, रिएक्टिव पावर में VAR होता है, और अपेरेंट पावर मेरा सिर्फ VI, मतलब कि उसका जो होता है VA होता है, ठीक है। जिसे हम लोग KVA बोल सकते हैं, किलोवाट बोल सकते हैं, या KVAR बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप लोग इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और हाँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर होंगे जो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। इस तरह क्वेश्चन रहता है कि मतलब देखा जाता है ये कि आप कोई भी अगर DC मशीन की बात किया जाए, DC मशीन का पावर जो भी होता है वो मेरा किलोवाट में दिया जाता है, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ का पावर कर्व जो होता है, और वही ट्रांसफार्मर की बात आ जाए या सिंक्रोनस मशीन की बात आ जाए, तो उसमें क्या होता है, हमेशा KVA में लिया जाता है। क्यों, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इससे राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू पावर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ क्या, द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर J स्क्वायर इज इक्वल टू, तो J का वैल्यू पता है क्या होता है, रूट अंडर -1, इसका स्क्वायर क्या जाएगा, तो रूट अंडर -1 का स्क्वायर, तो -1। तो राइट आंसर इज C, यहाँ का राइट आंसर C हो गया। नेक्स्ट में द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए DC सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ बताना है, तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं, पुअर पावर फैक्टर रिजल्ट इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा रिडक्शन इज पावर लॉसेस। इसका कैसे, P इज इक्वल टू VI कॉस फाई, ठीक है। तो अगर कॉस फाई मेरा लेस हो जाए तो सबसे पहले I का निकाल दिया जाए, I इज इक्वल टू PY भी कॉस फाई। तो अगर कॉस फाई लेस हो जाएगा तो मेरा I का वैल्यू मेरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। I अगर बढ़ेगा तो कोई भी चीज़ में लॉस मेरा ज़्यादा होने लगता है, इतना आपको पता होना चाहिए। इससे होता है क्या कि मेरा कंडक्टर का एरिया भी हमको ज़्यादा लेना पड़ता है, तो मेरा
ये सब तो इकोनॉमिकली के लिए बात हो जाए, लेकिन अगर आई बढ़ जाए किसी भी सर्किट में तो उसका मेरा क्या होता है वैल्यू, मतलब उसमें पावर लॉसेस मेरा ज़्यादा हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरा सी, रिडक्शन इन पावर लॉस। मतलब कि क्वेश्चन क्या बोला गया, पुअर पावर फैक्टर रिजल्ट ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि सभी को करता लेकिन वो कम किसको नहीं कर पाता, वो मेरा रिडक्शन इज पावर लॉसेस, वो इसको नहीं कर पाता। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, और आपको इसका ये थोड़ा बताना होगा। ठीक है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए डीसी सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो चलिए फिर। हाँ, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू फिर।